मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय में। एकदम संक्षेप में देखेंगे, जितना हो सके उतना कम से कम समय में। इससे पहले हम लोगों ने हुमायूं और बाबर को इसी तरह से देखा था। अगर आप लोग अकबर या फिर मुगल साम्राज्य को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको वो भी मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अकबर को जितना हो सके उतना कम से कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करेंगे संक्षेप में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है अकबर का नाम। तो देखिएगा, मुगल बादशाहों के नाम जैसे कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, तो ये इनका प्रसिद्ध नाम है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है ना वो पूछा जाता है अक्सर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम था, ध्यान रखना। इसका शासनकाल है 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल है, लगभग 49 वर्ष। इसके जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। इसी दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी जन्म हुआ था 15 अक्टूबर के दिन। आप लोग सन बताइएगा, वर्ष बताइएगा, क्योंकि वर्ष अलग है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीर साल के अस्तबल में। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में ना मैंने हुमायूं का जो वीडियो बनाया था पिछला वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि हुमायूं ने छत्रसाल के यहाँ शरण ले रखा था, तो वो मिस्टेक कर गया था मैं। छत्रसाल नहीं, वो वीर साल है, ध्यान रखेंगे, वीर साल। तो हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार करके भारत छोड़ के भाग गया ना, तो फिर वो पंजाब के राजा वीर साल के यहाँ शरण लेता है, वीर साल के राजमहल में। मैंने पिछले वाले वीडियो में छत्रसाल बोल दिया था, तो उसको सुधार लेना। वहीं पर अकबर का जन्म होता है, पंजाब के राजा वीर साल के महल में। लेकिन कहां पर? अस्तबल में, क्योंकि उस समय ना जो गर्भवती स्त्रियां होती थी उनको घर का जो मुख्य भाग होता था वहां नहीं रखा जाता था, उनको अलग बाहर पीछे कोई सा भी कमरा होता था वहां रखा जाता था। इसी कारण से अकबर की जो माता थी हमीदा बानो बेगम, जब इनका प्रसव का समय हो गया तो इनको अस्तबल में शिफ्ट करवा दिया जाता है, वहीं अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इसके पिता की मृत्यु के समय मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में, वो सीढ़ियों से गिर करके मर गया। तो उस समय अकबर कालानौर में था, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा गया है कालानौर। ये कालानौर कहां पर है? तो पंजाब के गुरुदासपुर में ये कालानौर है, वहां पर था। देखो, जो अकबर है इसका संरक्षक था बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जो कि हुमायूं ने नियुक्त कर रखा था। तो अकबर जो है अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में था, क्योंकि इसको उस तरफ का सूबेदार बना दिया गया था, पंजाब तरफ का। तो वहां पर था, अफगानों से वो युद्ध कर रहा था, और वहीं इसको सूचना मिलती है कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है सीढ़ियों से गिर करके। और वहीं पर बैरम खां द्वारा कालानौर में इसका राज्याभिषेक किया गया। तो दो चीजें, अपने पिता की मृत्यु के समय ये कालानौर में था, पंजाब के गुरुदासपुर के कालानौर में, और वहीं कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। तीसरा चीज, बैरम खां इसका संरक्षक था, जो कि इसके पिता द्वारा ही नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि हुआ था 1556 में। इससे पहले हम लोगों ने एक पानीपत का युद्ध देखा, इससे 30 वर्ष पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस वाले पानीपत में, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, इसमें एक तरफ अकबर था जिसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां, और दूसरी तरफ अफगानों का नेतृत्व कर रहा था हेमू, जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो यहां पर क्या होता है कि जो हेमू है वो युद्ध हार जाता है, पकड़ लिया जाता है, बाद में उसका कत्ल करवा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, क्या था कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दिल्ली में, तो उस समय जो अकबर था वो बाहर था, पंजाब में था। तो यहाँ पर हुमायूं का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो दिल्ली जो है एक तरह से खाली हो जाता है, और जो अफगान है हेमू के नेतृत्व में अपने अधिकार में कर लेते हैं। किसको? दिल्ली को। तो इसी कारण जो है अकबर को अफगानों से लड़ना पड़ता है पानीपत के मैदान में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ध्यान रखेंगे, अकबर और हेमू के बीच में। अब देखिएगा, दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो जाता है और वो जो है मुगल बादशाह बन जाता है। तो मतलब राज्याभिषेक तो हो गया था, लेकिन दिल्ली पर अफगान आ गए थे। तो अब जो है दिल्ली भी उसके अधिकार में आ जाता है। और 1556 से 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। चूंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ और वो 1556 में शासक बना, लगभग 13-14
वर्ष का था उस समय अकबर, तो काफी छोटा था, तो बैरम खां ही उसके संरक्षक के रूप में रहा आने वाले 4 वर्षों तक, 1556 से 1560 तक। और 1560 में बैरम खां से काफी लोग चिढ़ने लगे थे, स्पेशली अकबर की जो धाई माँ थी ना, महामंगा, और उसके साथ और भी काफी सारे लोग थे। तो ये लोग जो है अकबर को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, इसलिए ये सब षड्यंत्र रच के बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिससे बैरम खां को अपना क्या कहते हैं विद्रोह करना पड़ता है। और वो उसको फिर बाद में अकबर जो है मक्का मदीना भेज देता है कि आप मक्का मदीना चले जाइए, क्योंकि बैरम खां खुद ये चाहता था। लेकिन रास्ते में ही जब वो मक्का मदीना जा रहा था, रास्ते में ही किसी अफगान के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। कब? 1560 में। और जब ये चीज अकबर को पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है, और अकबर क्या करता है, बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम उससे विवाह कर लेता है, और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपना धर्मपुत्र बना लेता है, गोद ले लेता है। ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है जिसके विषय में मैंने बताया था बाबर के बारे में, जब मैं बता रहा था बाबर की जो आत्मकथा थी ना, तुजुके बाबरी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इस तरह से बैरम खां का चैप्टर क्लोज हो जाता है। 1556 से 1560 बैरम खां, इसके बाद 1560 से 1562 तक अकबर जो है अपनी धाई माँ और दूसरे औरतों के नियंत्रण में होता है। और इस काल को 1560 से 1562 तक के काल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। इसको हरम दल का शासन भी बोला जाता है। पेटीकोट शासन इसलिए क्योंकि इसकी जो लीडर होती है ना, वो होती है धाई माँ महामंगा, जो इसकी दाई माँ थी ना, जो होती है ना दाई माँ, तो वो थी महामंगा। उसके बाद जीजी अंगा थी, आदम खां ये महामंगा का बेटा था, हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी। तो ये सब मिलकर के 2 साल तक अकबर को अपने नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन इस समय तक अकबर जो है वयस्क हो चुका होता है। तो 1562 में वो क्या करता है, आदम खां को छत से नीचे फेंकवा देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और आदम खां के मरने के कुछ ही दिनों बाद महामंगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अकबर 1562 में इस पेटीकोट शासन के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले दास प्रथा का अंत। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। कब? 1562 में। बहुत बार पूछा गया है। पहले क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे वो लोगों को अपना दास बना लेते थे, अपना गुलाम बना लेते थे, और उनसे मुफ्त में काम लिया करते थे। इसी को क्या कहा जाता था? दास प्रथा। उसके बाद देखिएगा 1562 में ही इसने हरम दल से मुक्ति प्राप्त की। उसके बाद देखिएगा 1563, काफी बार पूछा गया है, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। उस समय क्या होता था, जो हिंदू लोग हैं ना, उनको अपने तीर्थ स्थलों में जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर देना होता था। जैसे कि पुरी की यात्रा हो, या फिर द्वारका की यात्रा हो, या फिर हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या फिर मथुरा, ये जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाने के लिए हिंदुओं को कर देना होता था, तीर्थ यात्रा कर। तो इसको अकबर ने हटा दिया। कब? 1563 में। 1564 में ये काफी इंपॉर्टेंट है, जजिया कर को समाप्त किया। देखिएगा, जो उस समय मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम लोग रहते थे ना, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो जो कि मुस्लिम ना हो, उनको जजिया कर देना होता था। तो इस चीज को अकबर ने समाप्त कर दिया 1564 में। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। कब? 1571 में। देखो, जो फतेहपुर सीकरी, ये जो है ना सीकरी गांव हुआ करता था, इसके नाम के आगे फतेहपुर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लगाया गया था। पहले इसका नाम केवल सीकरी था, लेकिन 1571 में ही अकबर ने गुजरात को जीता, और इस जीत के उपलक्ष्य में उसने अपने द्वारा बनाए जा रहे नए नगर का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। यही फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपना राजधानी बनाया। उसके बाद देखिएगा 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना, इसमें क्या होता था, जो अकबर है वो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं से चर्चा किया करता था। तो 1575 में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद देखिएगा 1578
1578 ईस्वी में क्या हुआ, इबादत खाने में सभी धर्म के धर्माचार्यों को प्रवेश की अनुमति दी गई। 1575 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन उस समय जो है केवल मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु ही यहाँ पर आते थे। लेकिन 1578 में इबादत खाने को सभी धर्म के धर्माचार्यों के लिए खोल दिया गया। हिंदू भी आ सकते हैं, मतलब जो हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं, क्रिश्चियन धर्म के धर्माचार्य आ सकते हैं, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जितने भी धर्म उस समय भारत में थे उन सब के धर्म प्रमुखों को, जो कि धर्म के विशेषज्ञ थे, उनको यहाँ आमंत्रित किया जाता था और उनसे विचार विमर्श किया जाता था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। ये सब चीजें बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही कहा जाता है कि अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसको दीन ए इलाही के रूप में जाना जाता है। 1583 में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की। तो ये अकबर के विषय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, तो ध्यान रखना, इसको अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अकबर के विजय अभियानों के विषय में। तो अकबर का जो पहला विजय अभियान था वो था मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है, 1561-62 में। तो यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर, जो कि संगीतज्ञ था और संगीत प्रेमी भी। पहले आदम खां को भेजा जाता है, आदम खां को, लेकिन आदम खां जो है वहाँ पर जाकर के जीत तो लेता है मालवा को, लेकिन वहाँ पर जाकर के गलत काम करना शुरू कर देता है और इसीलिए ना आदम खां को अकबर ने छत से नीचे फेंकवा दिया था 1562 में। उसके बाद पीर मोहम्मद को भेजा जाता है, अब्दुल्ला खां को भेजा जाता है और अंततः मालवा पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और ये जो बाज बहादुर है ना, ये बाद में अकबर के दरबार में आ जाता है और अकबर के दरबार के संगीतकारों में एक था। कौन? बाज बहादुर। वैसे तानसेन सबसे बड़ा संगीतकार था अकबर के दरबार में, लेकिन केवल एक तानसेन ही नहीं था, और भी संगीतकार थे अकबर के दरबार में, तो बाज बहादुर भी उनमें से एक था। इसके बाद देखिएगा मेड़ता, इसको 1562 में इसको जीता गया। यहाँ पर 1662 लिखा गया है, माफी चाहूंगा, ये 1562 है। इसको 1562 में जीता गया। जयमल यहाँ का राजा था और यहाँ पर जो है सरफुद्दीन को भेजा गया था अकबर के द्वारा। इसके बाद गोंडवाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोंडवाना, इसको ध्यान रखना। गोंडवाना को 1564 में जीता गया था। इस समय यहाँ की जो शासक थी वो थी वीरांगना रानी दुर्गावती। यहाँ पर कौन थी शासक? रानी दुर्गावती, ये फीमेल थी और यहाँ पर आसफ खां को भेजा गया था। रानी दुर्गावती जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है और गोंडवाना का समस्त क्षेत्र अकबर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। मेवाड़, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1567-68 में अकबर ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया था मेवाड़ के विरुद्ध। मेवाड़ को घेर लिया जाता है। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ये जो है क्या करते हैं, जो इनकी जो राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी, वो चित्तौड़ थी। तो चित्तौड़ के किले को छोड़ करके राणा उदय सिंह अपने परिवार सहित बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनके जो सेनापति होते हैं, दूसरे मंत्रीगण होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको जो है किला छोड़ना पड़ेगा, आप जीवित रहोगे तो संघर्ष जारी रहेगा। तो इसीलिए इनको जो है सुरक्षित चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया जाता है और ये कहीं सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं। फिर अकबर जो है चित्तौड़ के किले को घेर लेता है और जयमल और फत्ता, ये दो थे किले में नियुक्त थे, जयमल और फत्ता, मतलब इनको किले की जिम्मेदारी दी गई थी और ये लोग जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं और महिलाएं जौहर कर लेती हैं। इस तरह से मेवाड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। हालांकि पूरे मेवाड़ पर अकबर का अधिकार नहीं होता है, चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर लेता है और कुछ अन्य भागों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, और मेवाड़ में अकबर खुद गया था, ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा रणथंभौर, इसको 1569 में जीता गया था। जो यहाँ का शासक कौन था? सूरजन राय हाड़ा। यहाँ पर अकबर खुद गया था। अकबर यहाँ खुद गया था राजा भगवान दास के साथ। राजा भगवान दास आमेर के राजा थे। देखो जो आमेर है ना, उसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से करवा दिया था और राजा भारमल के ही बेटे थे भगवान दास। तो राजा भगवान दास और अकबर ये दोनों मिलकर के सूरजन राय हाड़ा, इसके विरुद्ध जो है रणथंभौर का घेरा
लगा देते हैं। रणथंभौर को भी जीत लिया जाता है। इसके बाद कालिंजर, कालिंजर वही स्थान है जहां मैंने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, हुमायूं वाले वीडियो में, कि कालिंजर का घेरा, बाद में शेर शाह सूरी की यही मृत्यु होती है, ये सब मैंने बताया है। यहाँ का शासक था रामचंद्र। यहाँ पर जो है मजनू शाह काक शाह, इसको भेजा जाता है, इसको भी जीत लिया गया। गुजरात 1571, यहाँ का शासक कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। यहाँ पर अकबर खुद सेना लेकर के गया था और गुजरात को जीतने के बाद ही उसने अपनी नई राजधानी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। उसके बाद देखिएगा बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल, यहाँ का शासक दाऊद था। मुनीम खां को भेजा गया इसको जीतने के लिए 1574 में। आगे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। देखो जो मेवाड़ है ना, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, चित्तौड़ पर तो अकबर का अधिकार हो जाता है, लेकिन मेवाड़ के जो बाकी भाग हैं उस पर अकबर का अधिकार नहीं हुआ था। और राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन होता है? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर जो है अपने भांजे को भेजता है, सॉरी अपने भांजे को नहीं, क्या था ये, इसका भांजा ही था क्या, हाँ राजा मानसिंह, ये ना हरकाबाई का भांजा था, हाँ हरकाबाई का भांजा था, मतलब जो भगवान दास था ना उसका बेटा था ये राजा मानसिंह। और भगवान दास की बहन थी हरकाबाई, हरकाबाई से विवाह हुआ था अकबर का, तो ये हरकाबाई का भांजा था। तो राजा मानसिंह को भेजा जाता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। तो ध्यान रखेंगे 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की हार होती है। उसके बाद देखिएगा काबुल विजय, काबुल विजय 1581 में। मिर्जा हाकिम यहाँ का शासक था, जो कि अकबर का सौतेला भाई था। यहाँ पर राजा मानसिंह और अकबर ये दोनों ही गए थे। राजा मानसिंह ना बहुत बड़े वाले योद्धा थे। उसके बाद देखिएगा कश्मीर, कश्मीर में 1585-86 को इसको जीता गया। यूसुफ और याकूत ये यहाँ के शासक थे। राजा भगवान दास और दाऊद खां, क्या है, दास खां, ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इन दोनों को भेजा जाता है, भगवान दास को। तो भगवान दास, अच्छा भगवान दास है ये, यहाँ कुछ और नाम होना था, हाँ राजा भगवान दास को यहाँ भेजा गया था। उसके बाद देखिएगा सिंध, सिंध यहाँ का शासक था जानी बेग। यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया था। अब्दुल रहीम खान खाना वही बैरम खां का बेटा, जिसने बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ का शासक था निसार खां। यहाँ पर किसको भेजा गया? राजा मानसिंह को। उसके बाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अफगानों का अधिकार था, यहाँ पर मीर मासिम को भेजा गया। कंधार, कंधार में भेजा, यहाँ का शासक था कंधार का मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। यहाँ पर शाह बैग को भेजा गया। ये आप टाइम याद रखेंगे इनका, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खानदेश विशेष है, इसको 1591 में अकबर ने अपने अधिकार में किया। इस समय यहाँ का शासक था अली खां और खानदेश ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। दरअसल क्या था कि अकबर ने 1591 में दक्षिण के राजाओं को पत्र लिखा। उस समय दक्षिण में खानदेश, बरार, अवध, अवध नहीं बरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये सब राज्य थे। तो इन सब को अकबर ने पत्र लिखा कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो जो खानदेश था उसकी सीमाएं मुगल साम्राज्य को स्पर्श करती थी। तो खानदेश का जो राजा है वो डर जाता है और वो स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अहमदनगर, अहमदनगर के विरुद्ध, क्योंकि अहमदनगर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, तो अहमदनगर के विरुद्ध अकबर जो है सेना भेज देता है। अहमदनगर में इस समय चांद बीबी शासन कर रही थी, ये संरक्षिका बन करके। तो 1599 से 1600 तक अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। अकबर के दो बेटे मुराद और दानियाल, इनको भेजा जाता है अलग अलग, पहले मुराद को फिर दानियाल को, लेकिन दोनों एक नंबर के पियक्कड़ दारूबाज, तो ये लोग जो है दारू पी पी के वहीं मर जाते हैं। साथ में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया था, अबुल फजल को भेजा गया था और बाद में अकबर खुद जाता है और अहमदनगर पर थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त कर लेता है। मतलब पूरे अहमदनगर को नहीं जीत पाता है, हाँ बरार उसको मिल जाता है जो कि अहमदनगर के अधिकार में था। उसके बाद देखिएगा असीरगढ़, ये 1601 में है, काफी बार पूछा गया है क्योंकि असीरगढ़ का जो अभियान था ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था और इसमें अकबर खुद गया हुआ था। मीरन बहादुर ये जो है असीरगढ़ का के किले में छिपा हुआ था। दरअसल ये खानदेश का शासक था। खानदेश का जो शासक जिसने 1591 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी स्वेच्छा से, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो बेटा है मीरन बहादुर, जब ये राजा बनता है खानदेश का, ये बोलता है कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते, इसीलिए अकबर जो है खानदेश में अटैक कर देता है और
मीरन बहादुर जो है असीरगढ़ के किले में जाके छिप जाता है और अकबर जो है असीरगढ़ के किले को घेर लेता है और मीरन बहादुर को पकड़ लेता है। यहाँ पर अकबर के साथ अब्दुल रहीम खान खाना भी था। उसके बाद देखिएगा, आमेर एवं मारवाड़ जैसे राज्यों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया था। आमेर और मारवाड़, ध्यान रखना, और ये दोनों राज्य आमेर और मारवाड़ मुगलों के वफादार बने रहे आखिर तक। आमेर सबसे ज्यादा, अगर आपसे कभी पूछे ना सबसे ज्यादा वफादार राज्य मुगलों का कौन था, तो वो आमेर था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अकबर ने 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से विवाह किया। मैंने पीछे बताया ना, भारमल की बेटी थी हरकाबाई, और भारमल का बेटा कौन था, भगवान दास। भगवान दास का बेटा कौन था, तो राजा मानसिंह। भगवान दास की एक बेटी थी मानबाई, जिसका विवाह अकबर ने अपने बेटे सलीम के साथ करवाया था। 1569 में सलीम का जन्म हुआ था, अकबर का बेटा सलीम जहांगीर। अकबर के समय 15 प्रांत हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे, इसके समय में 15 सूबे या 15 प्रांत हुआ करते थे। अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। देखो अकबर जो है ना निरक्षर था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन इसको क्या कहते हैं, ज्ञानी बड़ा था। मतलब इसको जो है ज्ञान प्राप्त करने में अच्छा लगता था। ये खुद भले नहीं पढ़ सकता था, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे ना, जो विद्वान लोग थे, उनको अपने आसपास रखा करता था और उनसे पूछा करता था कि भाई ये क्या है, वो क्या है, जो भी इसके मन में आता। तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन किताबों से इसको बड़ा लगाव था, इसीलिए इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की और भारत और दूसरे स्थानों के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनको फारसी भाषाओं में अनुवाद करवाना शुरू किया। अकबर के नवरत्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अकबर जो है विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया जाता था। कहा जाता है कि अकबर के दरबार के 9 सबसे ज़्यादा विद्वान दरबारी थे, जिनको नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। बीरबल, ये अकबर का मित्र भी था और अकबर का बहुत कुछ था। बीरबल, राजा मानसिंह जो कि आमेर के राजा भगवान दास का बेटा था। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां का बेटा था। टोडरमल, ये पहले शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी किया करता था। तानसेन, ये संगीतकार था। अबुल फजल, ये अकबर का मित्र और अकबर का सलाहकार था। साथ ही साथ इसने अकबर के सरकारी इतिहासकार की भूमिका भी निभाई थी। अकबर के ऊपर इसने एक पुस्तक लिखा था ना, आईने अकबरी। उसके बाद देखिएगा, फैजी, ये अबुल फजल का भाई था, फारसी कवि था। मुल्ला दो प्याजा, ये एक ईरानी विद्वान था। उसके बाद हकीम उकाम, ये अकबर का रसोइया था। तो ध्यान रखना ये सब चीज़। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। सैन्य व्यवस्था में इसने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, काफ़ी बार पूछा गया है। अकबर ने राजस्व के क्षेत्र में दहसाला व्यवस्था को लागू किया था। दहसाला व्यवस्था, इसको शुरू करने का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है। ये जो है ना, कहाँ गया टोडरमल, हाँ ये इसको जाता है। आगे देखते हैं, अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर खुद तो अनपढ़ था, निरक्षर था, लेकिन इसने जो है साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इसके समय में साहित्यकारों को काफ़ी पुरस्कार वगैरह दिया जाता था, तो इसके काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 1605 में पेट की बीमारी के चलते अकबर की मृत्यु हो गई। कब? 1605 में। अकबर का मकबरा आगरा के निकट, ये निकट है, सिकंदरा में स्थित है। इसकी डिजाइन खुद अकबर ने तैयार किया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है जहांगीर द्वारा करवाया गया। तो इस तरह से अकबर की डेथ हो जाती है। तो 1542 में इसका जन्म हुआ था, 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारा कुछ आप लोग अकबर के संबंध में याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।